बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब कल बरसे और खूब बरसे किस पर? साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर। लेकिन साथ बैठे थे चौधरी परवेज़ ज़लाई जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, और उनके साथ महमूद खान जो KPK के वज़ीर आला हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ ज़लाई इस बयानिए से मुतफिक नहीं हैं जो इमरान खान ने कल एक बार फिर आवाम के सामने रखा। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत जाने की सारी जिम्मेदारी जनरल कमर जावेद बाजवा पर डाली और आज चौधरी परवेज़ ज़लाई खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। दिल कर रहा था कि जब इमरान खान जनरल कमर बाजवा के खिलाफ बातचीत कर रहे थे उसी वक्त जवाब दे देता, लेकिन अब किसी सूरत भी साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ PTI का जो तरीक़ाकार है या PTI के जो इल्ज़ामात हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब को भी शिकवा हुआ कि चौधरी परवेज़ ज़लाई आखिर क्यों जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जाकर खड़े हो गए। तो उसके बाद उनके शिकवे का उनके अजाला करने के लिए चौधरी मोहम्मद ज़लाई ज़मान पार्क पहुँचे। ज़मान पार्क में जाकर उन्होंने इमरान खान साहब को तसल्ली कराई कि जो फ़ैसला आप कर चुके हैं असम्बली तोड़ने के हवाले से, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो किसी भी सूरत जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस किस्म की आवाज़ें पहले भी उठ रही थी और इमरान खान साहब से कहा जा रहा था कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को जब टारगेट करेंगे तो उससे इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ होगी और अब इस मसले से आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब उसी बयानी को लेकर चलना चाहते हैं। वो समझते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने के लिए साबिक आर्मी चीफ को अगर टारगेट कर लिया जाए तो उससे उनका बयानिया भी बच जाएगा और मौजूदा फ़ौज की लीडरशिप पर भी उन्हें तनकीद नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर के अंदर हैं। उनके डेरे लाहौर में बड़ा ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में किसी सूरत भी अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है तो फिर पंजाब असम्बली बच सकती है, और पंजाब असम्बली अगर बच जाती है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। इसके साथ साथ आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी मुलाकातें की, बड़ी अहम मुलाकातें। चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी मिले, आसिफ अली जरदारी साहब से भी मिले। अब देखना यह है कि इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकलता है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रिजवान रहमान रज़ी साहब। रिजवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हम कोशिश करेंगे कि आज की इन मुलाकातों के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सामने आ सके कि ये दोनों जमातें क्या समझती हैं कि क्या जो ऐलान इमरान खान साहब ने जुम्मे के रोज़ असम्बलियाँ तोड़ने का कर दिया है उस पर वो कायम रहेंगे और ये वाकई उस रोज़ असम्बलियाँ टूट जाएंगी, या सियासत कोई नया जो है रुख दिखा सकती है। अमीर अब्बास साहब, सियासत के अंदर 2 और 2 4 नहीं होते, ये बात इमरान खान साहब को आज तक समझ नहीं आ सकी। वो 2013 की असम्बली हो, आज की असम्बली हो, वो असम्बली से फौरी बाहर निकलना चाहते हैं। मुज़ाकरात में डेडलॉक का वो इंदिया दे देते हैं, साथ ही वो सड़कों पर रहने की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल इमरान खान साहब नहीं हो सके। जी बिल्कुल, रिजवान साहब सही फरमा रहे हैं। पॉलिटिक्स जो है वो इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ मैन्यूवरिंग, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ बार्गेनिंग। और इसमें आप नहीं है कि आपके पास लकीर कैसी पत्थर पर आपने बैठेंगे नहीं, आप बार्गेनिंग भी करना पड़ती है, जोड़ भी करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल आप सूरों को मद्देनजर रखें। ये नहीं कि आप हमारे यहाँ खैर एक जितना बोला जाता है अक्सर पाकिस्तान में कि सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं। मैं इस तरह से अक्सर इत्तेफाक करता हूँ कि हरफे आखिर पूरी दुनिया में सियासत में होता है। हमारे यहाँ हरफे आखिर जो है वो बनाते सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार, यानी आपने इक़्तिदार हासिल करना है, उसके लिए आपको उसूलों को पायमाल करना पड़े, कानून की धज्जियां उड़ानी पड़े, रिवायात की धज्जियां उड़ानी पड़े, जमहूरियत की धज्जियां उड़ानी पड़े, आपको वैल्यूज की धज्जियां उड़ा, कुछ भी करना पड़े, सिर्फ आपने इक़्तिदार पर पहुंचना, ये हरफे आखिर है। दुनिया में इक़्तिदार हरफे आखिर नहीं है, इक़्तिदार हरफे आखिर है। सो सियासत में इमरान खान साहब बाज़ जगहों पर रिजिडिटी का मुजाहरा करते हैं और उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना लिया है जिस माइंडसेट के साथ उनके वोटर्स जुड़ चुके हुए हैं। वो माइंडसेट ये है कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान चूंकि बहुत बुरे खानदान है, इन्होंने चोरियां डाके मारे, लिहाजा मैं इनके साथ बैठ नहीं सकता। अब दिलचस्प, जब वो पावर में आए तो उन्होंने इनका एहतसाब भी नहीं किया। अब वो उनका जवाब उनके पास बहुत सारा है कि
नहीं करने दे रहा था फलाने भाई, अगर नहीं करने दे रहा था तो आप इक़्तिदार को ठोकर मार देते। आप ऐसे इक़्तिदार से क्यों चिमटे रहे कि जिसमें आप अपने मंशूर पर अमल ही नहीं कर पा रहे। जो मंशूर आपने 26 साल कौम के साथ, वो मंशूर आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाया गया और आप इक़्तिदार में बैठे रहे। आपने कहना था कि भाई मैं तो आया ही ये था। अच्छा, अब वो उनके तजादात तो नजर आते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनका वोटर भी नहीं चाहता कि जरदारी या नवाज शरीफ के साथ कोई डायलॉग करे। उन्होंने एक खास सतह तक उनको पहुंचा, ऐसा उनकी मजबूरी है कि उन्होंने इनके मुखालिफ सब में चलना है। ठीक है, फरिया इदरीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आप ये बताइएगा कि जो आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एकदम एक नया जो है वो ऐलान कर दिया कि वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई तनकीद नहीं सुनेंगे, उसी वक्त जवाब देना चाहते थे, जवाब नहीं दिया, फिर मोनिस इलाही फौरी चले गए इमरान खान साहब को तसल्ली देने, नहीं हम आपके साथ खड़े हैं। ये क्या हो रहा है? नसरुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मलिक साहब, ये जो आज बात हुई है ये कोई मेरी नज़र में नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब मोनिस इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा महबूब बुखारी साहिबा को, वहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो पीटीआई का बयानिया है जनरल बाजवा के हवाले से, वो उसे किसी भी तरीके से मुतफिक नहीं है। और मोनिस इलाही को हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं देते, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, तो वो बड़ा कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। वो बड़ा क्लियर इंडिकेशन था कि PMLQ अनकम्फर्टेबल है पीटीआई के इस बयानिए से। मतलब उन्होंने साफ कहा कि मैं मुत्तफिक ही नहीं हूँ ये जो बातें कर रहे हैं, और मेरे साथ बहस कर लें तो मैं इसको अदरवाइज प्रूफ कर सकता हूँ। मेरा ख्याल से वो पहला ऑन रिकॉर्ड इशारा था जो पीटीआई को दिया गया था, मगर ऑफ रिकॉर्ड जो हमारे पास इत्तलात है, बहुत दफ़ा पीटीआई को ये बात बताई गई थी कि हमारे अलायंस में ये एक मसला है, और आज मेरे ख्याल से खुलकर वो बात कर दी गई है। लेकिन क्या ये मसला असेंबलियां तोड़ने के हवाले से कहीं रुकावट का बायस बन सकता है? देखिए, असेंबली तोड़ने के हवाले से तो चौधरी साहब मुत्तफिक वैसे ही नहीं है। जनरल बाजवा का मामला हो या ना हो, वो तो उन्होंने, और वो उस बात को छुपाते भी नहीं है, उन्होंने खुलकर ये बात बताई है कि वो समझते हैं कि इसको कुछ महीने के लिए डिले कर दिया जाए। और यही बात खान साहब ने भी बताई है कि चौधरी साहब ने उनको ये मशवरा दिया है कि इस वक्त ना असेंबली तहलील की जाए। उसकी वजह भी जो है वो बताई गई। पार्टी के अंदर बाकायदा बहस हुई, एक स्कूल ऑफ थॉट था कि वाकई असेंबली को इस वक्त तहलील नहीं करना चाहिए। ऐसे ही था जैसे कि आपको याद होगा जब नेशनल असेंबली से वॉकआउट करने का लिया गया था फैसला, उस वक्त भी पीटीआई की एक जो सेगमेंट था वो ये कह रहा था कि आप असेंबली के अंदर मौजूद रहें। एक का ख्याल था जिनको हम हॉक्स कह सकते हैं कि हमें असेंबली से वॉकआउट करना चाहिए। वो तमाम बातें करने के बाद आखिरकार खान साहब ने ये फैसला लिया था कि असेंबली से वॉकआउट ही किया जाएगा, जिससे काफी सीनियर जो लोग थे पीटीआई में उन्होंने तराज किया था, फिर वो बैकग्राउंड में चले गए थे। इसी तरीके से एक बार फिर हमने देखा है कि इख्तिलाफ राय है पीटीआई में इस हवाले से, लेकिन साथ ही साथ हर दफा जब चौधरी परवेज़ इलाही ये कहते हैं, अपने इख्तिलाफात का जिक्र करते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि आखिरी फैसला खान साहब ही लेंगे। लेकिन जाहिर है मलिक साहब, आप मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, जो एक तारीख है PMLQ की, चौधरी परवेज़ इलाही की, वो देखकर हम, और सियासत में पाकिस्तान की जो एक तारीख है, वो देखकर कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि होगा क्या। मेरा ख्याल से खान साहब भी पूरी तरीके से ट्रस्ट करे हैं, मगर वो ट्रस्ट अपैरेंट है, अंदर कितना है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। इसी तरीके से पीटीआई के बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को उनको इतना इत्मीनान नहीं करना चाहिए। एक इसमें चीज को ऐड कर दूं कि पीटीआई के अंदर एक बड़ा सेगमेंट वो भी है जो चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर देखने पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं चौधरी साहब ने, और वो आप समझते हैं गुलजार साहब की जो एक बिल्कुल मफलूज किस्म की हुकूमत थी, उसके आगे थोड़ा सा फर्क नजर आया हमें चौधरी परवेज़ इलाही के जमाने में। एकदम से आके उन्होंने एक्टिव करने की कोशिश की है। इससे भी एक खदशा भी लोगों के दिलों में हुआ है। बहुत सारे एस्पायरेंट हैं नेक्स्ट चीफ मिनिस्टरशिप के, वो ये समझते हैं कि अगर जरा ज्यादा परफॉर्म कर गए चौधरी साहब, तो कहीं ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम फिर चौधरी साहब ही चीफ मिनिस्टर बने हुए हों। तो वो एक ग्रुप है पीटीआई के अंदर जो बड़ी भरपूर तरीके से चाहता है कि असेंबलियों को तोड़ दिया जाए। ठीक है, रिजवान रज़ी साहब, आसफ अली जरदारी साहब कामयाब होंगे अपनी इस मुहिम? देखिए, आसिफ जरदारी साहब जो हैं बड़े काया सियासतदान हैं, और अगर इस वक्त आप दो सीनियर मोस्ट सियासतदान जिनको
सर्द गर्म चशीदा सब मौसमों की जो है वो मज़े भी लूटने का और सफ़र करने का भी एजाज़ हासिल है। तो वो दो ही है ना हमारे पास। जब जनाब नवाज शरीफ साहब जो 21 जनवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं, 22 जनवरी की सुबह 7 बजे की फ्लाइट पहुंचेगी उनकी, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और जनाब आसिफ जरदारी साहब जो कि लाहौर में आके बैठे हुए हैं और वो इनसे मुलाकात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कामयाब हैं। जिस दिन चौधरी शुजात हुसैन ने कहा था कि मेरा और परवेज का कोई इख्तलाफ तो कभी था ही नहीं, उस दिन आसिफ अली जरदारी कामयाब हो गया था। बस उस कामयाबी का अनाउंसमेंट बाकी है। और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई ज्यादा डिले होना चाहिए या ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए। ये जो असेंबली तोड़ने वाला ड्रामा है, इसमें ये शो ऑफ हो जाएगा। और बदकिस्मती है हमारी सियासत जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जा रही है। ठीक है। कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं, साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, ये परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब का मौक़िफ़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट, परवेज़ इलाही साहब प्रो इस्टेब्लिशमेंट और खुलकर मैदान में आ गए। देखिए, मैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जानता हूँ, ये कोई आज से प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। चौधरी साहब तो हमेशा से ही प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और ये कोई ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। उसके बाद ये जो एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद ये सारा मीडिया पे हाइप क्रिएट हुआ, तो उसके बाद चौधरी मोहम्मद इलाही साहब की मुलाकात भी हुई थी चेयरमैन इमरान खान के साथ। ठीक। और उसके अंदर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये ऐसी, देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मैं बहुत पुराना नहीं जानता। मेरा उनसे वाबस्तगी जब से वो स्पीकर थे तब भी इतना नहीं था, मगर अब क्योंकि वो हमारे सीएम हैं, मैं उनके साथ एक मिनिस्टर हूँ, तो उनका एक है कि वो एक ओपन व्यू दे देते हैं। और ये उनकी एक उनकी नेचर का एक या उनकी एक तबीयत का हिस्सा है। मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चौधरी मोहम्मद इलाही साहब की तरफ से ही हम रिसीव करते हैं। इमरान खान साहब भी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं चौधरी मोहम्मद इलाही साहब से बात करते हुए। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है और जो उसके बाद मीटिंग हुई पीएम इमरान खान और के दरमियान, वो बड़ी एक अच्छी और उसमें वो कैंडिड हुई। तो कुछ चीज़ें हैं, देखें, उन्होंने ज़रूर इजहार किया जनरल बाजवा के बारे में। ये उनका एक अपना व्यू है, अपना एक ओपिनियन है, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से व्हाट ही वांट्स टू से। मगर लेकिन डोगर साहब, एक काल के बाद चौधरी परवेज़ साहब इतने डिफेंसिव हो गए, दूसरी काल आ गई तो क्या होगा? नहीं मिसवा भाई, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो ब्रॉडर पिक्चर है उस पर देखना है कि कल एक कमिटमेंट हुई कि जुमे को असेंबलीज डिसॉल्व होंगी। ऑब्वियसली वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो एक साइंड लेटर है जो गवर्नर को जाना है, उसके बगैर तो नहीं हो सकती। तो अब तो हमने ये देखना है कि ये जो उनकी कल की, क्योंकि आज के इस इंटरव्यू में उसके बारे में कोई बात नहीं, या उन्होंने डिनाई नहीं किया कि मैं नहीं करूंगा। तो अब हम नहीं, वो तो तैयार है उस पे। तो अगर वो तैयार हैं तो ठीक है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और वी मस्ट रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। जहां तक हमारा उनके साथ जो एक ही अंडरस्टैंडिंग है इमरान खान साहब की, वो है डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली ऑन फ्राइडे। अब देखते हैं कि उसके ऊपर क्या उनका ओपिनियन होता है, वो अगले 3 दिन में या 4 दिन में चीजें कैसे आती हैं। सो फार मैं समझता हूँ ठीक है, एक रिपल सा क्रिएट हुआ है जो उनके बयानात आए हैं, मगर मैं उसको समझता हूँ कि इसको वक्ती तौर पे साइड पे छोड़ के ज्यादा बड़ा चेयरमैन साहब के लिए, पीटीआई के लिए है कि हम असेंबली डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि परवेज़ इलाही साहब का क्या रिस्पॉन्स होता है। बहुत शुक्रिया हाशिम डोगर साहब। अमीर अब्बास साहब, ये महज बयान रहेगा या कहीं असर भी दिखाएगा? देखिए, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। अब इमरान खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर जा चुके हैं हालात को। उन्होंने कल ऑप्टिक्स बड़े बनाए, एक तरफ उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को बिठाया, दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर को बिठाया। वो सारे जो अफवाहें थी उनका उन्होंने कहा कि कला कमा हो गया, अब ये दोनों मेरे साथ ऑन बोर्ड है। और उन्होंने कोई लंबी तारीख भी नहीं दी। हम समझ रहे थे शायद कि फरवरी के आसपास की तारीख देंगे, वो ये जनवरी की तारीख देंगे। उन्होंने ठीक आज से 4 दिन बाद दे दी। अब कैसे खान साहब इसको वापस लेंगे, इसके ऊपर कैसे वो यूटर्न लेंगे, बड़ा मुश्किल है, और उनके लोग शायद ना इसको एक्सेप्ट करें। रजी साहब, आपको क्या लगता है, यूटर्न हो सकता है कोई दरमियानी रास्ता? देखिए, अमीर अब्बास साहब जो हैं वो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा इमरान खान साहब को जानते हैं। इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा किस्म के यू टर्न्स लिए हैं।
लेकिन हर यू टर्न के लिए उनके पास एक आध स्केप गोट होती है। मेरा ख्याल है कि जस्टिफिकेशन होती है, कुछ स्केप गोट होती है। कभी वो किसी के गले डाल देते हैं, कभी बाजवा साहब के गले डाल देते हैं, कभी फैज हमीद साहब के गले डाल देते हैं, कभी कोई और उनको अपनी गर्दन पेश कर देता है। इस दफा भी जब वो यू टर्न लेंगे तो उनके पास वैलिड जस्टिफिकेशन होगी जो उनके फॉलोअर को सेटिस्फाई करेगी। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमीर अब्बास साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ज़रूरत क्यों पेश आई अपने उस सारे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़? उन्होंने इमरान खान के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बातचीत कर दी। जो इमरान खान साहब तो कई रोज़ से एक ही बयानियाँ बना रहे हैं, सारी खराबी की ज़िम्मेदारी, हुकूमत जाने की ज़िम्मेदारी जनरल कमर जावेद बाजवा पर, लेकिन परवेज़ इलाही साहब आज खुलकर मैदान में आ गए। जी मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब को इतनी सियासी समझ बूझ का मुजाहरा करना चाहिए था कि जिनको साथ बिठा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं और उन्हीं को साथ बिठा के आप एस्टैब्लिशमेंट की बुराइयां शुरू कर रहे हैं, तो वो कैसे हो? जारी बात है, वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे या वो तो नहीं उसकी तायद कर सकेंगे। तो हमेशा इंसान बाज़-औक़ात सही बात भी नामुनासिब वक्त पे कर देता है, या सही बात भी या गलत बात भी किसी ऐसे शख्स के सामने कर दी जाए कि जिसका ताल्लुक भी उससे बनता, या सही बात किसी ऐसे शख्स के सामने कर दी जाए जिससे ताल्लुक नहीं बनता। तो अव्वलन तो उनको खुद होना चाहिए था एहसास कि मैं किसके साथ बैठ के जनरल बाजवा के खिलाफ बात करूं। दूसरा ये कि चौधरी बरादरान और इनके बुजुर्गवार, उनकी सियासत सबको मालूम है कि उसका एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक, और कौफ लीग तो खुद किंग्स पार्टी है, बनाई थी जनरल एहतशाम ज़मीर और परवेज मुशर्रफ ने, उसके बाद भी फिर ताल्लुकात इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहे, और अभी भी उन्होंने खुद नाम लिया जनरल बाजवा का, परवेज इलाही साहब ने, कि उन्होंने हमें कहा था कि आप इमरान खान को नहीं छोड़े, इमरान खान के साथ खड़े। उसका मतलब है कि उनके ताल्लुकात है ना, लिहाजा वो किसी भी सूरत में एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपना तासुर पैदा नहीं करना चाहिए। आखिरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि देखें, एक बात जो परवेज इलाही साहब ने की ना, वो नामुनासिब है कि जी अगर आप इमरान खान की पार्टी में से या इमरान खान में से किसी ने कहा जनरल बाजवा के खिलाफ कुछ, तो हम जवाब देंगे और मेरी सारी पार्टी जवाब देगी। भाई आप अपनी पार्टी का जवाब देना। इमरान खान की नजर में अगर जनरल बाजवा ठीक नहीं है, और हो सकता है आपकी नजर में ठीक हो, आप उनकी तारीफें करें, वो उनके ऊपर तनकीद करेंगे, लेकिन आप तर्जुमानी को करने पर क्यों उतर आए जनरल बाजवा की? अगर मुझे जनरल बाजवा अच्छे नहीं लगते, ये किसी को अच्छे लगते हैं, तो मेरा ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है। ये जो आपने धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर किसी ने बात की आपकी पार्टी में से, तो फिर मैं जो है ना वो फिर मैं भी जवाब दूंगा। भाई आप क्यों जवाब देंगे? हाँ, अगर इमरान खान आपसे ये कहे कि परवेज इलाही साहब आप भी बाजवा साहब को बुरा भला कहें, आपकी पार्टी भी बुरा भला कहे, तो फिर आप हक में जाने में कि इमरान खान कौन होता है मुझे ये बाजवा के खिलाफ बोलने का कहने वाला। हमारी मर्जी है, बोले ना बोले, लेकिन आप उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। ठीक है रिजवान अजीज साहब, चौधरी परवेज इलाही तो पहले भी ये बात कह चुके, आपको याद होगा जब जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इमरान खान साहब ने आगाज़ किया था उनके खिलाफ बोलने का, उसी वक्त उनका एक ट्वीट आया था कि जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं, जनरल बाजवा ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे पैगाम तो इमरान खान साहब को दे दिया था वो ट्वीट करके। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये जो आपने अभी बताया कि ट्वीट करके उन्होंने पैगाम दे दिया था, यही कल आज जो है वो उन्होंने, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त ARY पे इनका इंटरव्यू नशर हो रहा है। अमीर अब्बास मेरे प्यारे भाई ने बहुत मुनासिब बात कही कि जो परवेज इलाही साहब हैं उनको अपनी पार्टी का जवाब देना चाहिए, उनको जनरल बाजवा साहब की क्या पड़ी है, और जनरल बाजवा साहब का जिन्होंने दिफा करना है वो कर लेंगे, या फिर जनरल बाजवा साहब अपना खुद दिफा कर लेंगे। मेरा ख्याल ये है कि किसी और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का बहाना ढूंढा जा रहा है परवेज इलाही साहब की तरफ से। और वो बहाना ये है कि नसरुल्लाह मलिक साहब, आप जानते हैं कि इस वक्त भी पंजाब असेंबली का जो सेशन चल रहा है ये बजट पे स्टार्ट हुआ था, और बजट आपको पता है मई के अंदर, जून के अंदर पास हो जाया करता है। उसके बाद ये सेशन प्रोरोग नहीं हुआ, एडजर्न होता है कुछ दिनों के लिए, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। ये सेशन खत्म होगा तो फिर किसी और सेशन की बारी आएगी ना।
तो अगर ये सेशन यूं ही यानी जो अरबों रुपए लगाए गए हैं इस पूरे सिस्टम को बचाने के लिए, पंजाब असम्बली का इजलास जारी रखने के लिए, आप समझते हैं कि सोचे समझे मंसूबे के साथ ये सारी चीजें चल रही हैं? वेल थॉट आउट और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ चल रही हैं। मुझे जो PMLN के जो सियासतदान हैं उनके चेहरों के ऊपर जो इत्मीनान नजर आ रहा है और जो हल्की हल्की मठी मठी खुशी नजर आ रही है, और मैं उस खुशी की वजह तलाश करता हूं या उस इत्मीनान की वजह तलाश करने की जो है वो कोशिश करता रहता हूं। तो मुझे जो समझ आई है कि ये सेशन जो है इसके दौरान ना तो नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है वो टेकअप हो सकती है क्योंकि सेशन जारी है, और जनाब पंजाब असम्बली का पूरा सेक्रेटेरिएट जो है वो जनाब परवेज इलाही साहब का जाती मुलाजिम है, जाती पूडल है उनके वहां पे भर्ती किए हुए, तो लिहाजा जब तक चाहेंगे वो सेशन रहेगा। और ये पाकिस्तान की तारीख में जब से पंजाब असम्बली वजूद में आई है ये लॉन्गेस्ट एवर सेशन है जो अब तक जारी है। जब वो सेशन जारी है, ये सेशन प्रोरोग होगा तो फिर नए जो होगा एजेंडा उसकी बारी आएगी, नए एजेंडे के साथ गवर्नर नया सेशन बनाएगा मेरी महदूद इल्म के मुताबिक। जब तक ये सेशन कंटिन्यू है तो आप नो कॉन्फिडेंस कर लीजिए, आप असम्बली तोड़ने का कर लीजिए, आप जो कुछ मर्जी कर लीजिए, मेरा नहीं ख्याल कि लेकिन ये बाज़ लोगों की राय ये है कि इंटरप्रिटेशन का मामला है, असम्बली को जो तोड़ने की जो है समरी वो वज़ीर आला भेज सकते हैं गवर्नर को, इसमें कोई ममानत नहीं है। इंटरप्रिटेशन पे इख्तलाफ बहरहाल मौजूद है, लेकिन ये कहना है बाज़ आइनी माहिरीन का कि समरी तो भेजी जा सकती है, एडवाइस भेजी जा सकती है। यकीनन भेजी जा सकती है, और एक नुक्ता नजर ये भी है कि उसके अंदर ये इजलास माने नहीं होगा, लेकिन मसला ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाती है, अभी समरी भेजी तो नहीं गई ना, वो तो जुमे को जाएगी ना, अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाती है तो वो नो कॉन्फिडेंस मूव है टेकअप हुए बगैर जो है आप असम्बलियां नहीं तोड़ सकते। तो असम्बली की जो एडवाइस हो जाएगी उसके बाद वो गवर्नर के पास पड़ी रहेगी अनटिल एंड अनलेस वो वाला काम ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो आइन के अंदर कोई लैकुना ढूंढ के उसको एक्सप्लॉइट करके और तमाम जो पार्टियां हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन ढूंढी जा रही है। PTI कहे कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की असम्बलियां डिसॉल्व करने की और हमने तो अनाउंसमेंट भी कर दी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहे क्यों भी विन विन सिचुएशन में होकर देखें जी हमने तो तोड़ देनी थी, वो तो दरमियान में ये आड़े आ गया, और PMLN कहे कि देखें हमने किस तरीके के साथ जनाब इन दोनों को रगड़ा, तो तीनों विन विन सिचुएशन के अंदर निकला। ठीक है रज़वान साहब, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। ममीर बात साहब ये बताइएगा कि चौधरी मोहम्मद सराई फिर क्या करने चले गए फौरी, यानी चौधरी परवेज इलाही साहब ने पहले बयान जारी किया, ये वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया कि हम किसी सूरत भी जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि उनका दिफा करेंगे। चौधरी मोहम्मद सराई फौरी पहुँचे इमरान खान साहब के पास। ये वो किसी ज़माने में हम सुनते थे अच्छे तालिबान बुरे तालिबान, ये कहीं वो मामला तो नहीं है? देखिए मोहम्मद सराई साहब जो है ना वो तो मलिक साहब एक अरसे से यानी गुज़श्ता 7-8 माह से वो हर तरह से इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, जो बज़ाहिर परवेज इलाही साहब की सोच में इख्तलाफ आता रहा है और वो डामाडोल रही है, लेकिन मोहम्मद सराई बरबला कहते आ रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ है। हालांकि वही मोहम्मद सराई है जिनको इमरान खान अपना वफाकी वजीर भी नहीं बनाना चाहते थे, और आज तो यहाँ तक कह दिया परवेज इलाही ने कि मेरे खिलाफ जनरल फैज हमीद ने केसेस बनाए और फिर हमें शिकायत करना पड़ती थी बाजवा साहब को कि ये केसेस हमारे खिलाफ बना रहे हैं, और वो बताते थे कि इमरान खान साहब के कहने पे ये केसेस बन रहे हैं, केसेस बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा ये कि देखिए मोहम्मद सराई अपना पॉलिटिकल करियर देखते हैं कि वो क्या है। अब जरा आप रैशनली अपने आप को मोहम्मद सराई की जगह पर रखे देखें, वैसे हम तो इन ताकतवर खानवादों में नहीं है शामिल, लेकिन चले थोड़ी देर के लिए उनके जूतों में पांव रख के देखें मोहम्मद सराई के, अगर वो नून लीग में शामिल हो जाए मोहम्मद सराई तो उसको क्या मिलेगा? देखिए ना परवेज इलाही साहब की उम्र है 77 साल, जनरली इस वक्त हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है उनकी, अगले 2-3 साल में वो मजीद उनकी जो सेहत है वो गिरावट का शिकार हो। मोहम्मद सराई उनके सियासी बिल्कुल ठीक अल्लाह से मतलब जारी बात है, हम जिसे कहते हैं कि जब अहमद मुरसिल ना रहे कौन रहेगा, हम सब ताकत में जाने दुनिया से, लेकिन उम्र के तकाजे के मुताबिक
कम होती है, तो मुने सलाई देखते हैं कि मैं अगर नून लीग में जाऊंगा तो एक तरफ मरियम नवाज है, एक तरफ हमजा शहबाज है, मैं कहाँ जाके फिटूं? मतलब मेरी तो कोई जगह नहीं है, मुझे तो कोई वजारत, मेरी तो पार्टी में इतनी बड़ी नहीं है कि मैं जम करके अपना वजन को मजबूत। लेकिन मोने सलाई साहब को ये जहांगीर खान तरीन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, ये बाकी लोग जेहन में नहीं होंगे उनके कि खान साहब के साथ अगर कोई ऐसे गया तो फिर रुखसत भी इतनी तेजी से हुआ? बिल्कुल सही है। देखिए ना, अभी जहांगीर तरीन का कितना हवा हमने आज से 8 महीने पहले देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप है और वो किंग मेकर है और वो बाजियां पलट देगा और वो जनाब रन बचा देगा। क्या हुआ? वो खुद ही गायब है सामने 8 महीने से, उनकी शक्ल भी। वो अलीम खान साहब ने यहाँ पे बहुत बड़ा खेल खेला था, वो अपनी सीट करते जिसके ऊपर वो एमपी थे, जितनी इलेक्शन होगी। इस वक्त देखिए इमरान खान के सियासत से कई जगहों के इख्तलाफ करते हुए भी उसकी पॉपुलैरिटी बहरहाल मौजूद है। उसने वो जर्मन तरीके से बनाई है, वो किसी झूठे बयानिए से बनाई है, जिस तरह भी बनाई है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी मौजूद है। आज मुनीर सलाई जानते हैं कि अगर उसके साथ टकराव करने के बाद हम जाएंगे तो हमारी पार्टी नहीं किसी हैसियत में नहीं। अगर हम गलत फैसला करेंगे सही वक्त पे तो हम नुकसान उठाएंगे सियासी तौर पे। ठीक है, उनको सूट कर, तो अगर कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कर ले, यानी आज 10 सीटें हैं पंजाब, तो वो 20-25 की डील करने हैं मुरादाबाद के साथ, कौमी असेंबली में भी अपने आप को सिक्योर कर ले, तो वो अगले सेटअप में निगोशिएशन पोजीशन में ना भी हो, लेकिन वो अपना एक सियासी कद बना सकते हैं। और बात के बाद फिर पार्टी का वारिस तो वही है। देखिए उनका आधा हिस्सा जो है वो पहले अलग हो चुका हुआ है, कल को साले कुछ होते हैं या नहीं होते। लेकिन क्या मोहम्मद सलाई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ वो नहीं। वो देखिए वो इमरान खान के साथ खड़े रहने की बात जरूर करते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात वो भी नहीं करते। ठीक है, रिजवान रजी साहब, क्या लग रहा है आपको, चौधरी बिरादरान सही खेल रहे हैं इस सियासी मैदान के अंदर, इस जोड़ तोड़ के अंदर, या बाज़ लोग समझते हैं कि चौधरी बिरादरान भी कंफ्यूज हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही? वो वोट अगर देखें तो इमरान खान की तरफ देखते हैं, पॉपुलैरिटी देखते हैं इमरान खान की तरफ देखते हैं, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई इमरान खान साहब की होती है तो फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। देखिए, चौधरी बिरादरान की जद्दी पुश्ती सियासत जो है, उनके अबाउ इताद से जो सियासत है वो टोडी सियासत है, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के करने वाली सियासत है। भले वो किसी सियासी पार्टी में हो या अपनी सियासी पार्टी में हो, वो 10 दफा वर्दी में मुंतखब करवाने वाली सियासत है डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को। तो चौधरी बिरादरान जो है, इसलिए उन्होंने हमेशा फैसला साजी के लिए देखना होता है कि देखिए आपकी खींची हुई लकीर को हमने रेड लाइन समझा है, आज तक हमने अबूर नहीं की, और अब आप हम कहते हैं कि हमें अपनी मर्जी करें, हमें बताएं कि हमने क्या करना है। ये ताज़ा तरीन डायलॉग है जो उन्होंने जाके इस्लामाबाद के हमसाये में एक शहर में किसी को बोला है। अगरचे जिनसे वो मिलना चाह रहे थे उन साहब से उनकी मीटिंग नहीं हो सकी और किसी छोटे लेवल के अफसर से मुलाकात करवाई गई है, लेकिन ये वो डायलॉग है जो जनाब परवेज लाई साहब ने जाके किसी आला अफसर को कहा है। अब हम क्या कहें, और आगे से उनको फिर ना हुई है। उन्होंने कहा कि जी आपको रजी साहब असेंबलियां तोड़ने के लिए इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, आज भी अपने इसी मौकफ को दोहरा रहे हैं वो। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, और आगे से उनको यही कहा गया कि आपको कितनी दफा समझाया है कि हमने इधर को मुंह नहीं करना, हम न्यूट्रल हो चुके हैं, आप अपना मामला जो आपकी अकल है उसके मुताबिक निबेड़े। तो कहाँ है जी इनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन? एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब का नाम लेके एक ऐसी कश्ती के अंदर छलांग लगा दी जहां पे उनके लिए जगह नहीं थी। अब वहां पे वो उस कश्ती में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए डट के खड़े हुए हैं, लेकिन साथ में वो लाइनें करवा रहे हैं पीडीएम को भी, साथ में वो लाइन करवा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को भी, जो राजी नहीं है उनकी वापसी के लिए पीडीएम के कैंडिडेट के तौर पे। लेकिन आज फिर परवेज साहब ने क्यों कहा है कि अगर हम असेंबली से निकल गए तो पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन जाएगी? जी, ये वो डरा रहे हैं पीटीआई को। वो एट ए टाइम अपना सौदा कई पार्टियों को बेच रहे हैं। वो पिंडी वालों को भी सौदा बेच रहे हैं, वो ज़मान पार्क वालों को भी बेच रहे हैं, बनी गाला वालों को, वो जो हैं वो बिलावल हाउस वालों को भी बेच रहे हैं, और वो जाती उमरा वालों को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां से गाहक लग गया,
नसरुल्लाह मलिक साहब, ये मेरी बात नोट कर लीजिए, जहां से कहा लग गया उन्होंने वहीं पे छाबड़ी रख के बैठ जाना है और बाकी का सौदा वहां पे बेचना है। तो सियासत यही होती है ना रिजवान रज़ी साहब, मुस्लिम लीग नवाज भी ये सियासत करती है, पीपल्स पार्टी भी ये करती है, इमरान खान साहब ने भी यही की, वो कहते थे इलेक्टेबल्स नहीं चाहिए, इलेक्टेबल्स के सारे हुकूमत बनाई। इमरान खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुआ करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार में आए। सियासत इसी खेल का नाम है ना जी, जहां आपका चुरुन बिके, जहां सौदा बिके, वहां चले जाए। हाँ, लेकिन जाहिर है कि वो आपका जो सौदा होता है, जो चूरन होता है, अब हम सियासत में एक अजीबोगरीब सी बात है कि कोई असूल होते हैं, कोई, मेरा मतलब है ये तो फिर किसी पार्टी के ना हो रजी साहब, ये तो लेकिन आप पूरी सियासी तारीख उठा के देखें, किसी पार्टी का कोई उसूल है जिनको आज PMLN लौटा कह रही है, कल ये वापस आ जाएंगे, उनको ले लेंगे। यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था और मुझे बिल्कुल तवक्को थी कि आप जो है मुझे बात मुकम्मल नहीं करने देंगे और यही बात कहेंगे। चौधरी साहिबान जो है वो अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे बिक गया वो बेच लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो असेंबली तोड़ने की भी बात करेंगे, वो दोबारा जरदारी साहब से मुलाकात की भी बात करेंगे। आज जरदारी साहब मिले हैं चौधरी शुजात हुसैन से और चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मेरे और परवेज के तो कोई इख्तिलाफात ही नहीं है। ये तो उन्होंने कुछ 4 दिन पहले ही कह दिया था कि हमारी कौन सी लड़ाई थी, ये तो तुम मीडिया वालों ने बढ़ाई हुई थी। तो आप उसी शुजात हुसैन से, जो कि वेरी गुड ब्रदर ऑफ परवेज लाई है, यानी कि कजन ब्रदर, उनसे जाके मुलाकात जारी थी जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं और टिकट शाह चल रहे थे। सियासत है ना, सियासत मुमकिनात का खेल है। इसमें आपने इसमें 2 जमा 2 4 नहीं होते और 2 नफी 2 सिफर भी नहीं होता। लेकिन ये बात इमरान खान साहब को क्यों समझ नहीं आती कि 2 2 4 सियासत में नहीं होते। रिजवान रज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया, फरीद इदरीस साहब आप हमारे साथ मौजूद थी, अमीर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।